तो नमस्कार मित्रों, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। और कल के दिन मैंने आपको 7 शासकों के बारे में बताया था। ठीक है। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम फ्रेंड्स। तो मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश हमने पढ़ा था, बप्पा रावल, ठीक है, आदि के बारे में जाना था। आज का जो हमारे अगला जो शासक है वो है कुंभा। ठीक है। आज का शासक कौन सा है? वो है कुंभा। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो शासनकाल रहा वो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहा है फ्रेंड्स। तो रणमल कुंभा का संरक्षक था। रणमल कौन था? ये रणमल कुंभा का संरक्षक था। ठीक है। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या कर बदला लिया था। कुंभा ने क्या किया था? अपने पिता की हत्या कर दी और अपने पिता से बदला ले लिया। किसकी सहायता से? रणमल की सहायता से। ठीक है। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। अब मेवाड़ दरबार में क्या हुआ? क्योंकि राणा कुंभा की हेल्प की थी किसने? रणमल ने। तो उनका प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदिया के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। अब सिसोदिया के जो नेता थे राघव देव, ठीक है, जो कि चूना का भाई था। कौन था? चूना का भाई था। उसे क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक है फ्रेंड्स। हंसाबाई ने मालवा से चूना को वापस बुलाया। अब हंसाबाई ने क्या किया? मालवा से क्या कर लिया? चूना को वापस बुला लिया। ठीक है। क्योंकि उसकी भाई की हत्या हो चुकी थी राघव देव की, तो उस चूना को क्या बुला लिया? वापस बुला लिया। किसने? हंसाबाई ने। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर भारमली की सहायता से किसको मार दिया गया? रणमल को। ठीक है। रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा बीकानेर में पास कहानी गांव में, किस गांव में? कहानी गांव में शरण ली। ठीक है। किस गांव में शरण ली फ्रेंड्स? कहानी गांव में। ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए चूना ने मंडोर, यानी मारवाड़ की राजधानी है मंडोर, ठीक है, पर अधिकार कर लिया। चूना ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया किस पर? मंडोर पर, जो कि मारवाड़ की क्या है? राजधानी। अब देखिए आवल और बावल की संधि। आवल बावल की संधि में देखें तो ये कब हुई थी? 1453 ईस्वी को। कब? 1453 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक है। कुंभा और जोधा इस किस बीच में हुई थी? कुंभा के बीच में और जोधा के बीच में। ठीक है। इस संधि द्वारा मारवाड़ जोधा को वापस दिया गया। मारवाड़ जोधा को क्या दिया गया? वापस दिया गया। ठीक है। और सोजत यानी जो पाली में है को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बनाया गया। देखो सोजत एक जगह का नाम है फ्रेंड्स, जो कि कहाँ पे? पाली में है। इसको मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बनाया गया। ठीक है। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी। अब देखिए पहले के ज़माने में, यानी पहले जो राजा हमारे शादी क्या करते थे? शादी क्यों करते थे? एक दूसरे के राजाओं के पुत्रों से और पुत्रियों से। क्यों? उसका एक मेन कारण था कि अपने राज्य का विस्तार करना और संधि स्थापित करना, ताकि उनके राज्य पर आक्रमण ना कर सके और उनका राज्य का विस्तार हो सके। ठीक है। तो जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी। ठीक है। अब सांगरपुर के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। किसके बीच में हुआ? कुंभा के और महमूद खिलजी के बीच में हुआ। कारण क्या रहा? इसका सबसे मेन कारण था महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को क्या दी थी? शरण दी थी। सबसे मेन कारण था मोकल की हत्यारे को शरण दी थी। महमूद खिलजी ने क्या किया था? मोकल के हत्यारे को शरण दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें तो देखिए कुंभा की जीत। कुंभा क्या गया? जीत गया। जब कुंभा और महमूद खिलजी में जब युद्ध हुआ तो इसमें विजय किसकी हुई? कुंभा की। ठीक है। जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया। क्या बनवाया गया? विजय स्तंभ बनवाया गया। अब देखिए चंपा नेर की संधि की बात करें तो ये कब हुई? 1456 ईस्वी में। ठीक है। कब फ्रेंड्स? 1456 ईस्वी में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में। ये कहाँ के थे? गुजरात के और मालवा के। ठीक है। उद्देश्य क्या था? कुंभा को हराना। देखो कोई भी व्यक्ति मित्रता कब करता है? कि जब किसी तीसरे को हराना हो या किसी तीसरे को पराजित करना हो। तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने क्या कर ली? मित्रता कर ली, संधि कर ली। ठीक है। कि उनका उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था कुंभा को हराना। ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स। आगे बात करें तो देखिए
आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए, ठीक है, बदनौर का युद्ध। देखो बदनौर का युद्ध जो कि कहाँ पे, बदनौर अभी भीलवाड़ा में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1457 ईस्वी को। कब हुआ? कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। देखिए दोनों ने मित्रता कर ली, फिर भी कुंभा ने क्या किया? दोनों को एक साथ हरा दिया, ठीक है। ठीक है, कुंभा ने क्या किया कि दोनों को एक साथ हरा दिया, ठीक है। अब कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया, और कुंभा ने क्या किया? सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हरा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नागौर के दो शासक थे, शख्स खां और मुजाहिद खां। कुंभा ने इसे सहायक दी, इसे क्या किया? सहायता दी, ठीक है। कुंभा ने इसको हरा दिया। अब यहाँ के दो शासक थे, ठीक है, ये तो शख्स खां को क्या दिया? कुंभा ने सहायता कर दी, और इसकी सहायता से मुजाहिद खां को हरा दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जब बात करते हैं उपलब्धियों की, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या रही इसकी? स्थापत्य कला। कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो ये बात है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, ठीक है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कौन कहा जाएगा? कौन? महाराणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा, ठीक है। और अब विजय स्तंभ की बात करें तो देखिए इसने कौन कौन से विजय स्तंभ बनवाए, ठीक है। अन्य नाम थे इनके कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। ये सारे विजय स्तंभ थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? 9 मंजिला इमारत बनी है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी? 122 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है, ठीक है। वास्तुकार कौन थे? मतलब जिन्होंने इसको डिजाइन किया था वो थे जेता, पूजा, पोमा और नापा, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह जो है वो इसी के शासनकाल में क्या हुआ, ठीक है, प्रतिपादित किया गया, ठीक है। वीर सावरकर के संगठन और अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह और वीर सावरकर। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है, ये कौन सी इमारत थी? वो कौन सी थी इमारत थी? वही 9 मंजिला इमारत थी जिससे पहला भारतीय टिकट जारी किया गया, ठीक है, सबसे पहले। आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। किससे की है? कुतुब मीनार से, ठीक है, याद रखना। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। किससे की है? टार्जन टावर से। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। स्वरूप सिंह ने क्या करवाया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ की 8वीं जो मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है वहाँ पे, ठीक है, याद रखना। 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अल्लाह लिखा गया है। कितनी भाषा में? 3 मंजिला 9 बार अरबी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कितनी बार? 9 बार, ठीक है। क्या लिखा गया है? अल्लाह लिखा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि और महेश, ठीक है। कौन है? अत्रि और महेश। अब देखिए इसके शासनकाल में किले के निर्माण की बात तो कर लेते हैं। देखिए किले की बात करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए किले, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद, कौन सी? पीर विनोद सॉरी, के अनुसार कुंभा के मेवाड़ के 84 किले में से 32 किलों का निर्माण करवाया। देखो मेवाड़ में कितने किले हैं? 84, उनमें से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, कुंभा ने करवाया, राणा कुंभा ने, ठीक है। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, वास्तुकार कौन थे? मंडन, ठीक है। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ का सीमा प्रहरी किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए
इसको सबसे ऊंचा महल या कटारगढ़ है, जो कि कुंभा का निजी आवास था। यहाँ पे राणा कुंभा रहा करते थे। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को। ठीक है, कटारगढ़ है। सबसे ऊंचा महल कौन सा है? कटारगढ़। इसको मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। ठीक है, आंख का मतलब ये है कि जो दूर तक चीज़ें देख ले उस पर, या जो व्यक्ति उस महल पे है वो दूर तक देख सके। ठीक है फ्रेंड्स। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन था? महेश। इस प्रशस्ति में कुंभा की धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा जाता है। धर्म और पवित्रता का अवतार किस प्रशस्ति में कहा गया? महेश ने जो प्रशस्ति लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश था। और इस प्रशस्ति में कुंभा को क्या बताया गया? धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अचलगढ़ की, जो कि कहाँ पे? सिरोही में। यह कब बनवाया? 1452 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, ये पहली बार और किसी ने बनवाया, लेकिन पुनः निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। देखो बासंती दुर्ग की बात कर लें या मचान दुर्ग की और भोमट दुर्ग की बात करें तो देखिए, जो कि कहाँ पे? सिरोही में। देखो मेरों पर नियंत्रण करने के लिए माचन दुर्ग का निर्माण कराया, और भील जनजाति का नियंत्रण करने के लिए क्या करवाया गया? भोमर दुर्ग। तो भील जाति पर नियंत्रण करने के लिए भोमर दुर्ग, और मेरों पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा? मचान दुर्ग और बासंती दुर्ग बनवाए गए। ठीक है, कहाँ पे हैं ये सारे के सारे? सिरोही में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो देखिए चित्तौड़गढ़ ठीक है, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी विष्णु जी, जो कुंभ स्वामी कौन है? विष्णु जी का एक मंदिर बनवाए। ठीक है, बनवाया गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चंवरी मंदिर बनवाया गया। और किसका? चित्तौड़ में श्रृंगार चंवरी का भी मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में धरणकशा ने करवाया। किसने कराया? धरणकशा ने। कहाँ पर? जैन मंदिर का निर्माण 1400 किसमें? 39 में। ठीक है, देखो इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। जो जैन मंदिर बनवाए गए उसमें चौमुखा जो मंदिर है वो सबसे प्रमुख है। वास्तुकार कौन थे? देपाग थे। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। ठीक है, इसमें 1444 स्तंभ हैं। कितने? 1444। इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब याद रखना कि स्तंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? कौन सा? चौमुख, जो कि रणकपुर जैन मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? 1444 स्तंभ है इसमें, इसलिए इसको स्तंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो देखिए जैन कीर्ति स्तंभ की। तो जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें 12वीं शताब्दी में जीजा शाह और बघे खाल ने कर बनवाया, जो कि जैन व्यापारी थे। ठीक है, कौन थे? जैन व्यापारी। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत? 7 मंजिला इमारत है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। कौन सा स्मारक कहा जाता है? आदिनाथ स्मारक, क्योंकि ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। कुंभा का साहित्य। देखिए कुंभा का साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। ठीक है, वह वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, क्या बजाता था वो? वीणा बजाता था। ठीक है, और संगीत के गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे उनके। अब उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? सुधा प्रबंध। इस बात का जिक्र किस किस में? सुधा प्रबंध में और कामराज रतिसार के भाग 7 है। ठीक है, संगीत सुधा और संगीत मीमांसा और संगीत राज के 5 भाग हैं। ठीक है, ये सारी पुस्तकों में इसकी का वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। और पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद रत्न कोश। ठीक है, आगे बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए ठीक है, आगे बात करें तो देखिए जयदेव की गीत गोविंद पर
रसिक प्रिया का नाम से टीका लिखी। रसिक प्रिया किसके नाम से? रसिक प्रिया। 1 मिनट दोस्तों, देखिए जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की क्या लिखी? पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। कुंभा ने सारंगदेव की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करें तो कुंभा चंडी शतक पर टीका लिखी। ठीक है। और कुंभा मेवाड़ी और कन्नड़ और मराठी भाषाएं जानता था। क्या क्या जानता था? मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। ठीक है। कुंभा ने क्या की? 4 नाटकों की रचना। कुंभा के दरबारी के विद्वान की बात करें, कान्हा व्यास, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एकलिंग महाकाव्य। ठीक है। अब कुंभा के दरबारी के विद्वानों की बात कर लेते हैं, कान्हा व्यास की बात करते हैं। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो एकलिंग महाकाव्य लिखा था। ठीक है। इसमें ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और स्वराज एवं राजनीति में बड़ा निपुण था। ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है। दूसरे दरबारी की बात करते हैं, मेहा। मेहा ने जो बुक लिखी वो लिखी तीर्थमाला। ठीक है। और अगले बारी मंडन ने जो बुक लिखी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ और रूपमंडन। रूपमंडन में मूर्ति कला के बारे में वर्णन है। और कौदंड मंडन, इसमें धनुष निर्माण के बारे में वर्णन है। अगले विद्वान की बात करता हूँ, नाथा। मंडन का क्या था? ये भाई था। इसने बुक लिखी वास्तु मंजरी। कौन सी बुक लिखी? वास्तु मंजरी। याद रखना फ्रेंड्स। आगे जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि गोविंद, अगले दरबारी की बात करते हैं। गोविंद मंडन का क्या था? बेटा था। बुक क्या लिखी इसमें? द्वार दीप का, द्वार धोरणी और केला निधि। ठीक है। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है इसमें। और सार समुच्चय आयुर्वेद के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगली बात करते हैं रमाबाई। ये भी दरबारी थी। तो कुंभा की क्या थी? ये बेटी थी। ठीक है। अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। कुंभा की बेटी कौन थी? रमाबाई। और अपने पिता की तरह क्या करती थी? संगीत में रुचि रखती थी। इसने बागीश्वरी की उपाधि प्राप्त की थी। क्या बोलने लगे थे इसको? बागीश्वरी। इसे जावर होत्र दिया गया। इसे कौन सा क्षेत्र दिया गया? जावर क्षेत्र दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा क्षेत्र दिया गया? इसे जावर क्षेत्र दिया गया। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, आगे हम बात करेंगे तो देखिए तिलाभट्ट इसके प्रमुख दरबारी रहे। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु और कवि राजा की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। सोमदेव, सोम सुंदर और जयशेखर और भुवन कीर्ति, ये सारे के सारे क्या थे? जैन मुनि थे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कुंभा के बारे में और कुछ देखते हैं। देखिए कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। कुंभा ने क्या किया था? जैन जो तीर्थ यात्रा करते हैं उनके कर हटा दिए थे, टैक्स लगाना बंद कर दिया था। उपाधियाँ क्या क्या प्राप्त की? हिंदू शूरनाथ की उपाधि राणा कुंभा को बोला गया। मुस्लिम सेना को हराने के कारण। ठीक है। और अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण बोला गया इनको। और राणा रासो साहित्य के कारण इनको राणा रासो बोला गया। हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने वाला हाल गुरु इसके लिए बोला गया। और चाप गुरु धनुष कला के कारण इनको चाप गुरु बोला गया। और परम भागवत विष्णुगुप्त। ठीक है। और आदि बरा गुर्जर और प्रतिहार क्या बोलते थे? आदि बरा। परम भागवत विष्णु और गुप्त वंश। ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए कुंभा की हत्या करके उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी। कुंभा की हत्या कहाँ पे कर दी? उनके बेटे ने कर दी थी उदा के कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है। तो इनकी हत्या हो चुकी थी। अब आगे जो शासक की बात करेंगे मेवाड़ के, वो हैं रायमल। ठीक है। इनका जो शासनकाल रहा वो 1473 से 1509 तक। ये देखिए अब इन्होंने क्या क्या किया? एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया इन्होंने।
और रानी श्रृंगार कंवर ने धौसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? रानी श्रृंगार कंवर ने धौसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, धौसुंडी अभिलेख में क्या मिलता है? संस्कृत भाषा में और लिखी लिपि। ठीक है, D.R. भटनागर ने पढ़ा। इसको 2वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में अभिलेख पढ़ा गया ये। ठीक है, ये अभिलेख है पुराना, इतना पुराना अभिलेख है फ्रेंड्स। ठीक है, धौसुंडी में राजस्थान के वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है ये। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीन जो अभिलेख है कौन सा है? धौसुंडी अभिलेख। भागवत धर्म संस्कृत भाषा का भी ये क्या है, इसमें अभिलेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए आगे बात करेंगे पृथ्वीराज की। ये रायमल के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, इसे उड़ना और राजकुमार कहा जाता था। कैसा राजकुमार? उड़ना राजकुमार कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। ठीक है, कोंबलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12वीं खम्भों की छतरी है। देखो, पृथ्वीराज की जो पत्नी थी तारा के नाम पर उन्होंने क्या किया? अजमेर के किले का नाम बदलकर पहले तो तारागढ़ रख दिया। कोंबलगढ़ किले में ही पृथ्वीराज की 12 खम्भों की क्या है? छतरी है। ठीक है, अब बात करते हैं जयमल की। ठीक है, यह जयमल, ठीक है, यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। किसके खिलाफ? सोलंकी के खिलाफ। संग्राम सिंह राणा सांगा। ठीक है, जयमल ने ज़्यादा राज नहीं किया था तो उसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं है फ्रेंड्स। तो सोलंकी के खिलाफ केवल ये युद्ध करता हुआ मारा गया। अब बात करते हैं राणा सांगा की, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जानते थे। इन्होंने जो अपना शासनकाल किया 1509 से और 1528 ईस्वी तक है। रायमल का पुत्र था ये। कौन, किसका पुत्र था? रायमल का। ठीक है, अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली थी। इन्होंने कहाँ पर शरण ली थी? करमचंद पवार के पास। श्रीनगर के कौन थे? वो राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए, रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बन गया। रायमल की मृत्यु के बाद राणा सांगा क्या बन गया? मेवाड़ का शासक बन गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली के शासक थे, खातौली कोटा का युद्ध और बाड़ी धौलपुर का युद्ध। देखिए, बाड़ी धौलपुर पे ही पड़ता है। फिर 1517 में खातौली का युद्ध हुआ और बाड़ी का युद्ध हुआ था 1598 राणा सांगा जी। ठीक है, इब्राहिम लोदी और किसके बीच? राणा सांगा जी के बीच। ठीक है, महमूद खिलजी गागनौर का युद्ध 1519 में झालावाड़ में। ठीक है, गागनौर का किला उस समय चंदेरी के मोदिनी राय के पास था। किसके पास था? मोदिनी राय के पास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब बात करेंगे तो देखेंगे कि इटर रियासत। ठीक है, तो देखो भारमल और रायमल, ठीक है, दोनों भाई थे। एक गुजरात जो कि मुजफ्फर शाह के गुजरात के थे और फिर राणा सांगा मेवाड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। अब मैं बात करता हूँ आगे, देखिए बयाना के युद्ध के बारे में। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को 16 फरवरी 1527 को, ठीक है, बाबर और सांगा के बीच हुआ था। कहाँ पे? इसमें सांगा जीत गया था। ठीक है, ये बयाना का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और सांगा के बीच हुआ। इसमें सांगा क्या कर दिया? विजयी हुआ। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। कौन था? मेहंदी ख्वाजा। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। बाबर ने क्या किया? फिर मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में क्या भेजी? एक सेना भेजी। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड हम खानवा के युद्ध की। ठीक है, बाबर ने सेना भेज दी तो अब खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, ये कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। वीर विनोद के अनुसार ये कब हुआ? 16 मार्च को। ठीक है, वीर विनोद जी कहते हैं, ठीक है, कि ये 16 मार्च को हुआ। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। ठीक है, धर्म युद्ध की, जिहाद बोलते हैं धर्म युद्ध को। बाबर ने शराब ना पीने की कसम खाई। किसी कसम खाई? शराब ना पीने की। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर हटा दिया था। कौन सा कर हटा दिया? तमगा कर।
सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। राणा ने क्या लिखा, पत्र लिखे सबको और अपनी सहायता के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है। आमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव और बीकानेर के कल्याणमल। देखो, आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव जो कि गंगा का बेटा था, और बीकानेर का सांगा का बेटा। बीकानेर कल्याणमल राजा जैतसी, ठीक है, मेड़ता बीरमदेव, और चंदेरी के राजा मोदी नाराय, और बागड़ उदय सिंह, और देवलिया के बाद सिंह, ठीक है, और सादनी के झाला अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती, और ईडर के भारमल। ठीक है। और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी सांगा युद्ध में घायल हो गया, और 9 सादनी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। किसने किया? झाला अज्जा ने। बाबर युद्ध जीत गया। ठीक है। अब इतनी सारी सेना लगाए, इतने सारे लोग बुला लिए उसने सहायता के लिए, तो उसको तो जीतना ही था। अपने गाजों की उपाधि इसने धारण कर ली थी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, पसवा जो कि कहाँ पे, दौसा में। यहाँ पर राणा सांगा का इलाज किया गया। राणा सांगा क्या हुआ? इलाज किया गया। इरची, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह के नाम है। यहाँ पर राणा सांगा को जहर दिया गया, एमपी में है जो। ठीक है। कालपी, यहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, ये भी एमपी में ही है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ पर राणा सांगा की छत्री है। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जगह के नाम है, ये महत्वपूर्ण है। अब खानवा के युद्ध के कारण देख लेते हैं, क्या कारण रहे। ठीक है, रीजन क्या रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला रीजन क्या था कि बाबर ने राणा सांगा पर वचन भंग कर आरोप लगाया था। वचन भंग का क्या लगाया था? आरोप। बाबर ने क्या लगाया था? राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। दूसरी बात थी, महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो रहा था। राजपूत अफगान की मैत्री हो गई। ठीक है, जिसमें हसन खां मेवती और महमूद लोदी इसके पक्ष में आ गए, इसलिए भी खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सल्तनत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, इसलिए भी। अब राणा सांगा हारा क्यों, इसके भी मुख्य कारण देख लेते हैं। देखिए, इसके मुख्य कारण जो है, राणा सांगा की सेना एकता नहीं थी। ठीक है। अब यूनियन स्ट्रेंथ तो आपने सुना होगा, जहाँ एकता नहीं है वहाँ तो हारना निश्चित हो जाता है। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, अलग अलग सेना हुए। बाबर का तोपखाना, ये भी एक सबसे बड़ा कमज़ोर तोपखाना रहा, इसलिए भी बाबर के तोपखाने के कारण भी राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है। उन्हें समय तोप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। बाबर की क्या थी? तुलगुमा युद्ध पद्धति थी। सांगा ने बाबर को बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। अब देखिए, एक क्या होता है कि राणा सांगा ने क्या किया, बाबर को युद्ध की तैयारी का उसको समय मिल गया था, उसने सारे राजा बुलवा लिए थे, उसकी ताकत और मजबूत हो गई थी, इसलिए भी राणा सांगा की हार हुई थी। राणा सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। और दूसरी गलती क्या रही कि अगली गलती क्या रही, राणा सांगा खुद मैदान में उतर गया लड़ने के लिए। मुगल सेना के घोड़ा का प्रयोग करती थी। अब देखिए, बाबर क्यों जीता कि बाबर की जो सेना थी, मुगल जो सेना थी, वो घोड़ा का प्रयोग करती, जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। और जो मुगल सेना पर जो पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। ठीक है, जो जल्दी चलाए जा सकें। ठीक है। राणा सांगा के साथ उसके साथियों के विश्वासघात किया था। अब देखिए, जो घर का बेदी लंका ढाई है, तो पता ही है आपको कि राणा सांगा के कुछ जो कौन थे, साथी थे, उन्होंने क्या किया था, उसके विश्वासघात किया था। बाबर से मिल गए थे, जैसे कि रायसीन एमपी का, और सलहदी तंवर, तथा नागौरे के खानजादे मुसलमान, कुछ मुसलमान लोग ही थे जिनके साथ मिल गए थे, इसलिए भी राणा सांगा की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं तो देखिए खानवा के युद्ध का महत्व क्या रहा। ठीक है, महत्व बता देखिए खानवा के युद्ध का महत्व या परिणाम। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया। भारत पर राज करना क्या हो गया, आसान हो गया। यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई। ये केवल खानवा का युद्ध एक अंतिम युद्ध था जिसमें राजाओं के में एकता दिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। राणा सांगा था जो कि ऐसा एक राजा था जो कि दिल्ली को चुनौती देने का एक जो साहस किया था उसने। ठीक है, अंतिम शासक। राणा सांगा के बाद हिंदू राजा नहीं रहे जिसने हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। इनके बाद राणा सांगा के बाद ही हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया था और राणा सांगा जो हिंदू जो राजा थे वो नहीं रहे। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए राजपूतों की सामरिक कामचोरियाँ उजागर हो गई। ठीक है, कामचोरियाँ सॉरी। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य नीति हो गई, निर्धारित हो गई कि क्या अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस युद्ध में उपाधियाँ हिंदूपथ सैनिकों का भग्नावशेष यानी 80 घाव। ठीक है, ये उपाधियाँ इस युद्ध के बाद मिली। ठीक है, अब बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। जब बाबरनामा देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है कि 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ने के कारण राणा सांगा ने हरिदास चारण की 12 गांव दिए थे। महमूद खिलजी के द्वितीय को पकड़ने के लिए जो हरिदास चारण थे उनको कितने 12 गांव दे दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई राणा सांगा के भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। ठीक है, सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना और उसकी मृत्यु बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। देखिए राणा सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का क्या बन गया, शासक बन गया और उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। ठीक है, ये इसकी कहानी थी फ्रेंड्स। देखो जीके की हिस्ट्री की कोई भी क्लासेस हो आप उसको एक कहानी की तरह ही पढ़ने की कोशिश किया करो। आगे हम बात करें तो देखिए विक्रमादित्य की। ठीक है, विक्रमादित्य की बात करें तो ये 11वें शासक थे। 1531 से 1536 तक इनका क्या था, शासनकाल था। 1531 से लेकर 1536 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका थी। कर्मावती कौन थी, इसकी संरक्षा विक्रमादित्य की। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दिया और संधि कर ली। देखिए 1533 में क्या किया, गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने क्या किया, रणथंभौर के किला को दे दिया और संधि कर ली उससे। 1534-15 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। ठीक है, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं क्या भेजी, राखी बांधी भेजकर उससे सहायता मांगी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। दूसरा साका का मतलब मैं समझा चुका हूँ, जौहर मतलब केसरिया कपड़े पहनकर आग में कूद जाना साका कहलाता था फ्रेंड्स। और पहला किया पद्मावत ने और ये था दूसरा साका कर्मावती ने। रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया था। देवलिया और बाद सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। किसकी नेतृत्व में किया गया, बाद सिंह के नेतृत्व में। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। ठीक है, बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज को, उसकी दासी का बेटा था। कौन, बनवीर। ठीक है फ्रेंड्स, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी, विक्रमादित्य की। ठीक है, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। अब देखो यहाँ पर विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई।
अब पन्ना धने क्या किया, अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। और ये कहानी तो आपने बहुत अच्छी पढ़ी होगी। उदय सिंह को उसने बचा लिया। यह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई। कहाँ पे चली गई? आशा देवपुरा के पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब उदय सिंह को बचा लिया तो उदय सिंह की, देखो उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो राज शासक था वो कब तक रहा? 1537 से 72 तक फ्रेंड्स। ठीक है, 1540 में मालवी उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बना। ठीक है, किसको हरा दिया? बनवीर को सॉरी। 1559 में उदयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? उदय सिंह ने उदयपुर की। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण भी कराया। कौन सी झील का? उदय सागर झील का। और नगर कौन सा बसाया? उदयपुर। 1567 से 1567 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, और उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों पर चला गया। कहाँ पर चला गया उदय सिंह? गिरवा की पहाड़ी पर। जयमल और पन्ना ने किले का मोर्चा संभाला। किसने संभाला? जयवर और पन्ना ने। ठीक है, इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। इस समय क्या हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका, वही जौहर हुकी हुआ। जयमल ने कलका राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। जयमल ने कलका राठौर कल्ला राठौर के कंधों पर। कल्ला राठौर को 4 हाथों का वाला देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जयमल ने क्या किया था? कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। ठीक है, तो कल्ला राठौर को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाला देवता। जब हमने देवता कंप्लीट कराए थे यहाँ पे पढ़ा था फ्रेंड्स हमने, कल्ला राठौर को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे जब हम बात करेंगे तो देखिए, अकबर का बंदूक का नाम संग्राम। अकबर के चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का किले कत्लेआम करवाया। ठीक है, कितने लोगों का? 30,000 लोगों का कत्लेआम। और फूल कंवर पन्ना की पत्नी के नेतृत्व में जौहर कर लिया। ठीक है, अकबर जयमल तथा पन्ना की बीसा से प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाईं। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया है? कि फ्रांसीसी यात्री ने, वर्नियर थे, उन्होंने क्या किया है कि अकबर जो कि उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। ठीक है, किसकी? पन्ना की बीसा और जयमल की। ठीक है, कहाँ पर? आगरे में। तो इसका वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, आगे बात करें तो बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां हैं। जूनागढ़ किले में किन की हैं? बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसमें भी इनकी मूर्तियां हैं। किस की फ्रेंड्स? जयमल की और पन्ना की। ठीक है, 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई। किसकी? ठीक है, वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, अकबर की। और इसी ने अपने बेटे प्रताप को राजा की नहीं बनाया, बल्कि बेटे जगमाल को राजा बनाया। देखो उदय सिंह के बेटे कौन थे? प्रताप। ठीक है, उनको राजा नहीं बनाया, बल्कि उनके छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया गया। अब देखिए, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, महाराणा प्रताप 1572 से 97 तक इनका राज शासन था 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। जन्म इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ की किले में हुआ था। ठीक है, माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। ठीक है, रानी अजयदेव पंवार, इनकी रानी कौन थी? अजयदेव पंवार। बचपन का नाम इनका कीका था। प्रताप का पहला राज तिलक 28 फरवरी 1572 की गोगुंदा में हुआ, होली वाले दिन। ठीक है, सलूमर के कृष्णदास चूनावत ने प्रताप का राज तिलक किया। किसने किया? सलूमर के कृष्णदास चूनावत ने। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया। इस राज समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। ठीक है, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। ठीक है, कौन कौन से थे वो? जलाल खां, कोरची, मानसिंह और भगवंत दास जो कि आमेर का राजा था, और टोडरमल। ठीक है, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन कौन से 4
कौन भेजे? दूत भेजे। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना फ्रेंड्स। आगे बात करें तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, कब? ठीक है, अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खां के बीच। अकबर के सेनापति कौन थे था उस टाइम? मान सिंह और आसफ खां। प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? राम शाह तोमर। ठीक है, प्रताप की तरफ से जो सेनापति वो कौन था? राम शाह तोमर, जो कि कहाँ के थे? ग्वालियर के। और कृष्णदास चूणावत और हाकिम खां सूर और पूजा मील। ठीक है, युद्ध में अब क्या होता है देखिए, युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया। ठीक है, झालामान, ठीक है, ने युद्ध का नेतृत्व किया। फिर उनके बाद जो झालामान थे, ठीक है, उन्होंने युद्ध का क्या किया? नेतृत्व किया। उनका घोड़ा, जब महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या हो गया? जख्मी हो गया, घायल हो गया, तो उन्होंने वो युद्ध से बाहर चले गए। उनके बाद झालामान ने युद्ध का नेतृत्व किया। अगली बात की बात करते हैं, मेहतर खां ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी। तो मेहतर खां ने क्या किया कि अकबर के आने की गलत सूचना दे दी। तो मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया। अकबर ने क्या? मान सिंह और आसफ खां का दरबार। चेतक छतरी जो कि कहाँ पर बनी हुई है? बलीचा में। कहाँ पे है? जो राजसमंद में। ठीक है फ्रेंड्स, चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? राजसमंद में। किस स्थान पर? बलीचा में। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, ठीक है, और बदायूं गोगोंदा का युद्ध बताया। ठीक है, इस युद्ध में उपस्थित था, बदायूं इस युद्ध में क्या था? उपस्थित था। जेम्स टॉड मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है जेम्स टॉड को। आदर्शी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध, ये का इसका वर्णन बताते हैं। 1677 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया तथा नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुंभलगढ़ के युद्ध की। देखिए कुंभलगढ़ का युद्ध, मुगल सेनापति शहजाद खान और ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए, 1577, 78 और 79। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड्स। तो हमने आज बात की, ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कुछ शासकों की बात की, मेवाड़ के राज के शासकों की। अब हम कल जो टॉपिक लेके आएंगे इसका अंतिम पार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वॉच और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाय।